फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड एसएससी पे। दोस्तों, ये मेडिवल हिस्ट्री का हमारा 5वां लेक्चर है जिसमें हमने चोला किंग्स के बारे में डिस्कस किया था। अब इसके बाद का जो हमारा वीडियो है ये एडमिनिस्ट्रेशन पे है। दोस्तों, जहां हमने लास्ट में ख़त्म किया था वहीं से अब हम लोग शुरुआत करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने आपको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बता दिए थे कि कुछ लगभग 5-6 टाइप्स में इनका एडमिनिस्ट्रेशन बटा था, जैसे ऑटोनोमस विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अब दोस्तों हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करोगे तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इतिहास सभी विषयों की माँ है। अगर आप प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करोगे तो आप एक इस तरीके से देखिए कि ये एक कंट्री है, कंट्री के नीचे स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में टाउन्स हैं और ब्लॉक्स हैं, और उसके अंडर में विलेजेस हैं। तो इसी तरीके से इनका भी अंपायर बटा हुआ था। इनका अंपायर जो था वो बेसिकली आपको ऐसे मिलेगा: अंपायर, फिर मंडलम, फिर वलांडू, फिर नायडू, फिर नगरम्स, फिर टाउन्स एंड विलेज। जैसा मैंने आपको बताया ना, अंपायर कंट्री, मंडलम जो हो गया वो स्टेट हो गया, वलांडू जैसे वो डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, नायडू जो हो गया वो ब्लॉक और तहसील हो गए, नगरम जो हो गया वो टाउन्स और विलेज, बेसिकली जो आज को आपकी दशा मिलेगी। अब आप देखेंगे कि ये जो मंडलम हुआ करते थे ये बेसिकली 8 मंडलम्स में डिवाइडेड थे। मतलब इसको जो थे वो लीड कर रहे थे गवर्नर, जैसे कि आज का स्टेट एक गवर्नर लीड करता है ना, उस तरीके के इनके भी आप देखोगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बेसिकली आपको इंस्क्रिप्शंस के ही थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो मंडलम थे ये मंडलम को लीड कर रहे थे गवर्नर। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो वलांडू था, ये जो डिस्ट्रिक्ट वाला लेवल था, उसको लीड कर रहे थे पेरिनेटर। पेरिनेटर जो थे वो, अच्छा देखिए, एसएससी वाले बच्चों और यूपी पीसीएस वाले बच्चों, इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों ऐसे सारे प्रश्न जो है यूपी पीसीएस और एसएससी में बनते रहते, खासकर यूपी पीसीएस में। तो इन चीज़ों का थोड़ा आप ध्यान देखिएगा। और जो नायडू वाला जो था कंसेप्ट, उसको लीड कर रहे थे नाटर। अब टाउन्स को जो था वो बेसिकली नगरम भी कहा जाता था। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द काउंसिल, मतलब कि एक टाउन को चलाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए टाउन्स ऑफ विलेज है, उसको चलाने के लिए नगरटर होते थे। इस ऑटोनॉमस विलेज में दो होते थे, कॉन्सेप्ट चलते थे, एक उर एंड सभा। अब आप नीचे देखोगे अगर हमारे नोट्स में, तो यहां पे लिखा है कि नगरम वाज सेटल्ड फॉर ट्रेडर्स। मतलब नगरम हमको समझ में आता है इनके इंस्क्रिप्शन से कि नगरम बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट था टाउन्स एंड विलेज में, ये आप देखोगे कि ट्रेडर्स के लिए बनाया गया था। ट्रेडर्स इन द सेंस, जैसे कि आप कह सकते हो ना कि एक गांव में, एक जैसे गांव में आप देखोगे कि ब्राह्मणों का अलग गांव है, उनका गांव अलग है, तो जैसे गांव में एक कॉन्सेप्ट नहीं बना है कि हर कास्ट अपना एक अलग डिवीजन करके रहती, तो उसी तरीके से आप देखोगे कि नगरम का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ट्रेडर्स के लिए बना था। ट्रेडर्स का सेटलमेंट आप देखोगे। अब उसके बाद आप देखोगे कि यहां पे लिखा है उर वाज ए लैंड होल्डर्स इन विलेज एक्टेड एज ए स्पोक्समैन इन उर। इसके कंसेप्ट को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बेसिकली आप देखोगे कि जैसे कि आज आप देखते हो पंचायत लेवल में, ब्लॉक में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में, जैसे कि पंचायत लेवल्स होते हैं, तो पंचायत लेवल में एक होता है जो जाके जो है रिपोर्ट करता है। तो उसी तरीके से यह पे जो उरर वाला कॉन्सेप्ट है, ये लैंड होल्डर्स हुआ करते थे विलेज में, जो कि गांव में, उर में एक स्पोक्स पर्सन का काम करते थे। स्पोक्स पर्सन इन द सेंस, जैसे कि राजा का कोई फरमान हो गया, कोई बात हो गई, तो ये जाते थे वहां तक पहुंचाते थे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करोगे तो जैसा कि दोस्तों मैं गला फाड़ फाड़ के पहले के भी वीडियो में बोला हूं और आपके वीडियो में भी समझा रहा हूं कि इनकी जो सबसे बड़ी, मतलब कह सकते हो खूबी थी चोला अंपायर की, वो थी नेवी। अगर दोस्तों एक चीज आपको बताता हूं, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1971 का जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो आप देखोगे कि ये वो टाइम था जब हमने कराची की सप्लाई को काट दिया था। और यही कारण था, रुकिए मैं आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ये दोस्तों आप देख रहे हो, ये इंडिया का मैप है। यहां मानिए अपना बांग्लादेश वाला रीजन है, और यहां मान के चलिए कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है। अब यहां पे आप पाकिस्तान वाले रीजन को देखोगे, यहां कहीं मानिए कराची है। हमने अपने नेवल एक्सपीडिशन के थ्रू क्या किया था कि कराची के ऊपर अटैक किया था 71 के वॉर में, 71 यानी 71 के वॉर में। इस वॉर में क्या हुआ कि एक्सपेडिशन करने के बाद हमने कराची को जो है अटैक किया। इसके बाद क्या किया, नेवल में हमारा इतना दबदबा बन चुका था उस टाइम कि हमने इनकी सप्लाई को काटा, तब जाके ये बांग्लादेश डिवाइड हुआ था मुजीबुर रहमान की फरियाद पे।
तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि इन्होंने क्या काम किया था। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि ये अपना दबदबा मालदीव्स वाले रीजन पे बना लिए थे, यहाँ कहीं मालदीव्स था अगर आप मैप में देखोगे, तो इनका जो दबदबा था इस वाले रीजन पे काफ़ी बेहतरीन हो गया था, जिसकी वजह से इसके जो नीचे का ट्रेड था, साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेड था, पूरा कंट्रोल इन्होंने करके रखा था। अब आप देखोगे कि इनके फौज में रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी थी, एलिफेंट्स थे, कैवेलरी थी। अब आप देखोगे कि बेसिकली कहते हैं ना कि जैसे उसको जेट प्लस सुरक्षा मिली हुई है मंत्री एमएलए को, तो उसी तरीके से जो राजा के जो पर्सनल ट्रूप्स हुआ करते, जो पर्सनल बॉडीगार्ड्स हुए थे, उनको विलई कक्कर कहा जाता था। दोस्तों ये पीसीएस के कंसेप्ट में, पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे यूपी पीसीएस में, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस बनते। ये छोटे छोटे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, इन चीज़ों का थोड़ा ये टर्मिनोलॉजी का दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप देखोगे कि जो इनकी मिलिट्री कंटोनमेंट्स हुआ करते थे, जैसे छोटी छोटी जो टुकड़ी हुआ करती थी, रहती थी, उसको कड़गम्स कहा जाता था। अब आप देखोगे कि इनका जो कंट्रोल था वो बे ऑफ बंगाल पे काफ़ी ज़्यादा था। मैंने आपसे पहले भी कहा था, बे ऑफ बंगाल को तो समझ लीजिए इन्होंने, चोला एम्पायर ने समझ लीजिए अपने घर का तालाब ही बना दिया था। तालाब इन द सेंस कि मतलब समझ लीजिए वीकेंड में सैटरडे और संडे को कि आओ चलो मौज मस्ती सैर सपाटा करके आते हैं, ऐसा इन्होंने बना दिया था। कभी भी जाते साउथ ईस्ट एशिया पे जाते, कब्जा करके चले आते, सैलियन डायनेस्टी पे कब्जा कर लेते, कभी भी जाते सिलोन वगैरह पे कब्जा कर लेते, मालदीव्स पर तक इनका एक्सपेंशन हो गया था। मतलब आप देखोगे कि बे ऑफ बंगाल पे इतना ज़्यादा दबदबा इनका था कि पूरा इन्होंने ट्रेड कंट्रोल करके रखा था। अब आप इसके बाद आप देखोगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल अगर एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस की लेवल की अगर आप बात करोगे दोस्तों, तो आप देखोगे कि इनके टाइम में क्या था कि कह सकते हो जो किंग थे ना, वो किंग जैसे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है ना कि साला कभी कभी लगता है कि अपनिच भगवान है, तो बस यही इनके समय का ये कॉन्सेप्ट है। इनके समय के कॉन्सेप्ट में आप देखोगे दोस्तों कि जैसे ये प्रोसेस था कि मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि बिरदेश्वर जो टेंपल था, बिरदेश्वर टेंपल में क्या हुआ था कि ये मंदिर है, मंदिर में आप घुसोगे तो यहाँ शिव जी को आपने पूजा, इसके बाद आप बाहर आओगे तो यहाँ पर राजा या राजा की मूर्ति होगी या फोटो होगी, उसको आपको पूजना पड़ेगा। तो ये बेसिकली अपने आप को भगवान जैसा मानते थे। आप देखोगे कि चोला एम्पायर में क्या था कि राजेंद्र फर्स्ट या राजा के फाद आप देखोगे कि रजवाड़ों की पूजा होने लगी थी। राजा को पूजना मतलब मोनार्की को एक अलग ही प्रेस्टीज देने लगे थे, दर्जा देने लगे थे। आप देखोगे कि जैसे आज आप कह सकते हो कि पर्सनल असिस्टेंट का कंसेप्ट है ना, तो उस टाइम भी राजा के कुछ पर्सनल इमीडिएट अटेंडेंट्स हुआ करते थे जिनका नाम था उदन कुट्टम। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मेरे नोट्स में भी लिखा है, ये सॉरी दोस्तों एक मिनट, राजा के कुछ पर्सनल अटेंडेंट्स हुआ करते थे जिनका मतलब होता था उडन कुट्टम। देखिए दोस्तों यूपी पीसीएस वाले बच्चों, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये तो छोटी छोटी फैक्चुअल चीज़ें हैं, स्पेशली साउथ इंडिया का। मैं आपसे पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ, दिल्ली बम्बई के बारे में सब जानते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, इन विषयों में अगर कल को मान लीजिए आप आईएएस बन जाते हैं और आपकी पोस्टिंग नागालैंड में हो गई तो क्या करोगे, तो आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि इनके जो इमीडिएट अटेंडर्स हुआ करते थे उनको उडम कट्टम कहा जाता था, और उनके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे। अब आप देखोगे दोस्तों कि इनके समय में अंपायर में आप देखोगे कि इनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो दो क्लास में बट गई थी। दो क्लास इन द सेंस, समझाने की अगर कोशिश करूं तो कह सकते हो कि एक यूपीएससी का अधिकारी था, एक एसएससी का अधिकारी था। यूपीएससी और एसएससी का मतलब इन द सेंस आप कह सकते हो कि एक क्लास 1 रैंक ऑफिसर होता था, एक क्लास 2 रैंक ऑफिसर होता था। होते दोनों ही गेस्टेड रैंक के ऑफिसर होते थे, लेकिन ऑर्गेनाइज होते थे वो दो लेवल में होते थे, एक अपर लेवल में एक लोअर लेवल में। ये देखिए, एक अपर में एक लोअर में। जो अपर वाले होते थे वो पेरुडनम होते थे और जो लोअर वाले होते थे वो सिरुडनम होते थे। कह सकते हो कि पेरुडनम आज का आईएएस अफसर हो गया और सिरुडनम जो हो गया वो आज का एसएससी ग्रेड का ऑफिसर हो गया। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आप देखोगे कि इनके में क्या था कि ब्राह्मण अपॉइंट किए जाते थे राजगुरु के रूप में। अब आप देखोगे कि राजा के कंसेप्ट के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे मेरे नोट्स में भी आपको लिखेगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके समय आप देखोगे कि जो बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे, किंग के जो स्पेशल बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे, उनसे एक अलग ही अटैचमेंट राजा को हुआ करता था। तो होता क्या था कि राजा के मरने के बाद खुद वो उनकी चिता पे लेट जाया करते थे, अपने प्राण निछावर कर देते थे राजा के साथ साथ। आप देखोगे कि एक फॉरेन विजिटर्स है मार्को पोलो बेसिकली आप देखोगे कि काकाटिया डायनेस्टी के टाइम में आए थे। देखिए नोट्स में तो मेरे लिखा नहीं है पर मैं आपको एक बताता हूँ। काकाटिया डायनेस्टी के टाइम में आए थे, तो उस टाइम क्या कॉन्सेप्ट था कि केरला वाले रीजन पे आप दोस्तों देखोगे कि केरला वाले रीजन पे राजा की सडनली मौत हो जाती है तो उनके जो बॉडीगार्ड्स रहते हैं वो चिता पे लेट जाते हैं।
दोस्तों ये जो मेरा बनाया हुआ नोट्स है ये सतीश चंद्रा का है, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जिनसे मैंने पढ़ा है, कुछ उनकी मदद से है और कुछ थोड़ी बहुत मेरी फाइंड आउट से है। तो आपको सतीश चंद्रा के अलावा भी इसमें कुछ चीज़ें कंसेप्ट हैं, तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान देखिएगा। और आप देखेंगे कि ये जो किंग्स हैं, किंग्स बेसिकली रॉयल टूर्स के, जैसे आज अपने मोदी जी हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने के लिए जगह जगह घूमते टहलते रहते हैं, तो उस समय के इनके आप देखोगे कि किंग्स भी जो थे वो रॉयल टूर्स किया करते थे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाते रहते थे। और आप देखोगे कि तंजौर और गंगई कोंडा जो था बेसिकली इनका लार्ज कोर्ट था, लार्ज रॉयल कोर्ट होता था। वैसे गंगई कोंडा आपको मैंने बताया ना, गंगई कोंडा क्या था कि मैसूर गंगा डायनेस्टी को जीतने के बाद जो था इन्होंने अपने आप को गंगई कोंडा चोलमपुरम का खिताब दे दिया था। तो इन चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो हम देखेंगे इनके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में दोस्तों आप देखोगे कि इनके टाइम में जो बेसिकली टैक्स कलेक्शन जो हुआ करता था, जो बेसिकली इनका जो रेवेन्यू हुआ करता था वो लैंड रेवेन्यू पे डिपेंडेंट था, टैक्स कलेक्शन पे डिपेंडेंट था। टैक्स कलेक्शन इन द सेंस जैसे कह सकते हो कि इनके टाइम में ट्रेड ड्यूटी लगती थी। ट्रेड ड्यूटी इन द सेंस कहने की बात है जैसे कि आप समझिए ये सामान है, अगर ए से बी के पास पहुंच रहा है तो यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के बीच में ट्रेड ड्यूटी लगती थी। तो इनके आप देखोगे चोला अम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेड ड्यूटी की वजह से इनका समझ लीजिए रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और आप देखोगे कि इनके टाइम में क्या था कि मतलब रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है कि वीआईपी जो घर बनते थे उनसे टैक्स लिया जाता था, और सेरेमनी ओकेजन्स हुआ करते थे उनसे लिया जाता था, और एक चीज़ और है कि मैरिजेस से भी टैक्स लिया जाता था। ये जो टैक्सेस होते थे दोस्तों ये बेसिकली कह सकते हो आपकी मंदिर बनाने में, नेवी रोड्स बनाने में और इरिगेशन टैंक्स वगैरह बनाने में काम करते थे। अब ये तो हो गया इनके टैक्स कलेक्शन की बात। अब हम दोस्तों देखेंगे कि कौन सा वो तबका था जो टैक्स देने के लिए नहीं बना था। तो बेसिकली आप देखोगे कि इनके टाइम में क्या था कि लैंड का सर्वे हुआ था। लैंड का सर्वे मैंने आपको बताया ना, जैसे उल्कानंद पेरुमल का जो मिला था, अब उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें वो, इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने अपनी पूरी पृथ्वी उतने इनके नीचे, मतलब उन्होंने पूरे लैंड का मेज़र कर लिया है। तो वैसा ही था कि इनके टाइम में लैंड का मेजरमेंट हुआ था। तो आप देखोगे कि कौन से ऐसे तीन मतलब थे, कुछ तबके ऐसे भी थे जो बेसिकली टैक्स नहीं देने, जिनको मतलब टैक्स से बाहर रखा गया था, टैक्स के एजम्पशन से बाहर। पहले तो कह सकते हो कि ब्राह्मण जो थे वो टैक्स के एजम्पशंस के बाहर थे। ब्राह्मणों की जो ज़मीन थी वो टैक्स के, जो ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स दिए गए थे वो टैक्स के एजम्पशंस के बाहर थे। और आप बेसिकली देखोगे कि जो आउटकास्ट हैमलेट थे, आउटकास्ट हैमलेट इन द सेंस जैसे कि कह सकते हो मान लीजिए ये गाँव है, ये गांव है, गांव में एक छोटा सा तबका है जो जाति के बाहर है, जिसको आउटकास्ट, मतलब एक तबका है जो जाति के बाहर है, अलग है, तो उसको टैक्स देना अलाउड नहीं था, मतलब उसको टैक्स से छुटकारा मिला था। और आप बेसिकली देखोगे कि इनके कार्यकाल में क्या सीन था कि बर्निंग ग्राउंड्स को टैक्स से बाहर रखा था। अगर मैं एक स्टोरी आपको बताता हूं दोस्तों कि एंशिएंट हिस्ट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एक इंसिडेंस है कि कौटिल्य जो थे, कौटिल्य के टाइम में क्या था कि राजा धनानंद जो थे वो मतलब कह सकते हो कि जो बर्निंग ग्राउंड्स हुआ करते थे वहाँ पे जो लकड़ियाँ होती थी ना, लकड़ियाँ जो जलाने के लिए, मतलब अर्थी को जलाने के लिए जो लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी उस पर भी राजा धनानंद जो थे वो टैक्स लिया करते थे। तो कुछ कौटिल्य का एग्रेसिवनेस जो था, मतलब कौटिल्य का जो क्रोध था वो राजा धनानंद के प्रति ये भी था। खैर ये एक एक करके आगे देखते रहेंगे। अब आप देखोगे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पहले के भी लेक्चर में बताया है कि एक किंग हुआ करते थे कोलुटंग, जिन्होंने टैक्स को, मतलब टोल टैक्स को एबॉलिश किया था। टोल टैक्स को एबॉलिश करने के बाद इन्होंने खुद को जो है सुंगम तवित्रा चोलन का टाइटल दिया था। इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि विलेजेस असेंबली में अगर आप देखोगे दोस्तों कि कह सकते हो कि इनके टाइम में, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा ना कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, इन द सेंस अगर मैं कहूँ कि इनके टाइम में क्या था कि इलेक्शन सिस्टम आ गया था। इलेक्शन सिस्टम इन द सेंस कहने की बात कह सकते हो कि इनके टाइम में क्या था कि विलेजेस जो थे वो विलेजेस 30 वार्ड्स में डिवाइड हो चुके थे। अब वो वार्ड में, हर एक वार्ड में क्या होता था कि खुद का एक नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करता था। नॉमिनेटेड इन द सेंस कैसे कह सकते हो कि
जैसे कि होता क्या था कि नॉमिनेटेड मेंबर इन द सेंस कि जैसे उस एक वार्ड में 30 मेंबर होते थे, उन 30 वार्ड मेंबर में जैसे कि आज के समय में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए कुछ अपने को है ना क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन इन द सेंस जैसे राज्यसभा की 30 ईयर की एज है और लोकसभा की 25 ईयर्स की एज है, तो उस समय का वार्ड मेंबर बनने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी, मतलब क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन। उसके बाद आप देखोगे कि वार्ड 30 भाग में बढ़ता था और उस हर वार्ड का एक मेंबर होता था। वो मेंबर बेसिकली कह सकते हो कि चिट्ठी व्यवस्था इन द सेंस कैसे कह सकते हो कि वो मेंबर जो होते थे वो बेसिकली जैसे जो वार्ड मेंबर बनना चाहते थे, जो इंटरेस्टेड वार्ड मेंबर होते थे, उनका एक नाम जो होता था वो पेपर पे लिखा जाता था। पेपर पे लिखने के बाद उसको एक पॉट में डाला जाता था और पॉट में डालने के बाद एक लड़का या लड़की उसमें से नाम उठाते थे और जिसका नाम आता था वो वार्ड मेंबर इलेक्ट हो जाता था। एक तरीके से कह सकते हो दोस्तों कि ये वार्ड मेंबर जो होते थे वो लकी ड्रॉ कूपन है, समझ लीजिए। जैसे नहीं होता लकी ग्राहक है, तो उसी तरीके के जिसका नाम आ गया, जिसकी किस्मत तेज है वो आ गया, वो वार्ड मेंबर बन गया। अब इस वार्ड मेंबर का क्या सीन था कि वार्ड मेंबर की कुछ क्वालिफिकेशंस हुआ करती थी। क्वालिफिकेशंस की बेसिस की बात करो दोस्तों, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है ये उत्तरीमूर एडमिनिस्ट्रेशन है। उत्तरीमूर एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया था ना कि पर्यटक जो फर्स्ट थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था उन्हीं के टाइम का ये एडमिनिस्ट्रेशन है जो उत्तरीमूर इंस्क्रिप्शन है। रुकिए मैं आपको इसकी एक इमेज दिखाता हूँ दोस्तों। ये जो है ये आपको एनसीईआरटी में बहुत तगड़ा मिलेगा। ये जो मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ ये एनसीईआरटी की इमेज है। 1 मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये रहा दोस्तों लोकल बॉडी इलेक्शन का उत्तरीमूर इलेक्शंस। ये आप देख सकते हैं, ये इनका इंस्क्रिप्शन है। इसके इंस्क्रिप्शन पे आप देखोगे कि इनके वार्ड मेंबर का, इसमें अगर मैं रीड करके आपको बताऊं दोस्तों तो इस पे लिखा है कि 2 इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम अ ब्रह्मदिया एंड उत्तरीमूर एंड give details of the process of electing members to the various committees that administrations the affairs of the Brahmin settlements। मतलब इसमें आप आगे भी लिखा है दिस विलेज वॉज डिवाइडेड इंटू 30 वार्ड्स, 1 वार्ड हैज़ टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड एंड दीज मेंबर्स वुड गिव मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कमिटीज़, पब्लिक वर्क कमिटीज़, टैंक कमिटीज़, गार्डन कमिटीज़, फेमिन कमिटीज़ एंड गोल्ड कमिटीज़। मतलब आप ये भी इनके डिस्क्रिप्शन से देख रहे हो कि इनके टाइम में क्या था कि ये कमिटीज़ में बटे थे। कमिटीज़ इन द सेंस मतलब कि ये 8 टोटल कमिटीज़ थी। ये कमेटी मेंबर जो वार्ड मेंबर्स होते थे इन्हीं में से कुछ कमेटी मेंबर्स भी होते थे जो जनता के हित में काम करते थे, मतलब उनको जिस कमेटी का मेंबर बनाया जाता था। अब आप देखोगे कि अ मेल अबव 35 ईयर्स जस्ट बिलो 75 मतलब जस्ट बिलो 75 हैविंग अ शेयर ऑफ प्रॉपर्टी हाउस ऑफ हिज ओन विद नॉलेज ऑफ वेदास। ये देखिए क्वालिफिकेशंस के बारे में लिखा है, मेल हैव अब 35 साल के ऊपर का हो, 75 के नीचे का हो, हैविंग अ शेयर ऑफ प्रॉपर्टी और जिसका खुद का एक घर हो और जिसको वेद की जानकारी हो। और आप देखोगे द नेम्स ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम ईच मेंबर वर रिटन ऑन द पाम लीफ स्लिप्स एंड पुट इनटू अ पॉट, जिसको बेसिकली कुड़ा बोला। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की लिखी हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको पहले भी बता रहा था और अब भी कह रहा हूं कि एनसीईआरटी पढ़ के जरूर जाइएगा वरना बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों। एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। एनसीईआरटी का हर एक छोटा छोटा फैक्चुअल चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे द एल्डेस्ट ऑफ द असेंबली इंगेज द बॉय टू पुल आउट 1 स्लिप वुड रीड द नेम ऑफ पर्सन सेलेक्टेड। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि एक लड़का आएगा फिर उसमें से लकी ग्राह निकालेगा फिर बताएगा कि कौन वार्ड मेंबर बन रहा है। इनके टाइम में क्या था कि डिफरेंट टाइप ऑफ द विलेजेस हुआ करते थे। डिफरेंट टाइप ऑफ द विलेजेस इन द सेंस कहने की जैसे इनके टाइम में 3 टाइप्स के विलेज थे। 3 टाइप्स के विलेज। एक विलेज ऐसी होती थी जो इंटरकास्ट पॉपुलेशन की होती थी। इंटरकास्ट मतलब कई सारे उसमें कास्ट मिक्सेस रहती थी, कई सारे कास्टों का मिलके गांव बनता था। वो बेसिकली राजा को टैक्स दिया करते थे लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में। उसके बाद आप देखोगे कि दूसरा जो विलेज होता था वो ब्रह्मदिया का होता था। ये बेसिकली ब्राह्मण्स को दान में दिया हुआ गांव हुआ करता था और ये टैक्स के बाहर थे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद जो था वो देवदना था। मैंने आपको बताया ना ये बेसिकली जो गाँव हुआ करता था ये दोस्तों टेम्पल को दान में दी हुई जैसे ज़मीनें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी के लेक्चर्स में बताया ना कि नालंदा को जैसे 200 गांव दान में दिए गए थे, तो ये बेसिकली टेम्पल्स को दिए हुए दान में जो गांव हुआ करते थे ये वो टाइप के हुआ करते थे। अब आप देखोगे कि इसमें लिखा है लोकल रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द टेम्पल अथॉरिटी, मतलब जो लोकल रेवेन्यू हुआ करता था वो बेसिकली टेम्पल अथॉरिटीज़ के द्वारा कलेक्ट किया करता था। क्योंकि इनके टाइम में क्या था ना कि बड़े बड़े टेम्पल्स बनाया करते थे, तो टेम्पल्स को बनाने के लिए जो था वो टैक्स की ज़रूरत पड़ती थी ना, तो वो यही था। और आप
एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि इनके कार्यकाल में क्या था कि ब्रह्मदया और देवदना जो थे ये टैक्स के बाहर थे। देवदना वो लैंड थी जो टेम्पल्स को ग्रांट में दी गई थी और ब्रह्मदया वो था जो ब्राह्मण्स को दान में दिया गया था। उसके बाद आप देखोगे कि इनके टाइम में मतलब तीन बनी थी असेंबली। एक उर बेसिकली कॉमन मैन की असेंबली हुआ करती थी। कॉमन मैन इन द सेंस जो टैक्स दिया करते थे, जो मैंने आपको ये 30 वार्ड वाला कॉन्सेप्ट बताया है ना, ये इन्हीं के टाइम का है, मतलब इन्हीं के में होता था। ये बेसिकली वही वाला टर्म, मतलब वही वाली कह सकते हो कम्युनिटी है, कॉमन मैन है, मैंगो पीपल जिसको आप बोलते हो हिंदी में, ये वही वाला है जो टैक्स दिया करते थे। और अब आप देखो कि सभा का मेंबरशिप जो था वो बेसिकली ब्राह्मण्स का हुआ करता था। यहाँ ब्राह्मणों का दबदबा होता था, मतलब ब्राह्मण की सभा हुआ करती थी, इसमें ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं होता था। अब आप देखोगे कि नगरम की जो विलेज असेंबली हुआ करती थी ये बेसिकली ट्रेडर्स की हुआ करती थी, मतलब मर्चेंट क्लास की हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, अब आप देखोगे जैसे कि मैंने आपको इनके समय की इलेक्शन व्यवस्था के बारे में बताया, और इनके टाइम में क्या था कि इलेक्शन व्यवस्था की जो बनती थी उसमें क्या होता था, इलेक्शन व्यवस्था बनने के बाद जो मेंबर्स चुन के आते थे, चुन के आने के बाद क्या होता था कि उनका कमेटी जो है डिसाइड की जाती थी, वो कमेटी मेंबर्स बनते थे, वार्ड मेंबर्स बनते थे। और उनका क्या था कि कमेटी इन द सेंस कह सकते हो कि जैसे कि आप पोर्टफोलियो इन द सेंस जैसे कि किसी का काम एजुकेशन का संभालने का हो गया, किसी का काम जो होता है वो लैंड ग्रांट्स को, रेवेन्यू को कलेक्ट करने का हो गया, तो उसी टाइप की एक कमेटी बनती थी। तो उस कमेटी में आप देखोगे कि एक अरिवरिया करके कमेटी थी जिसको टैंक कमेटी बोलते थे। टैंक कमेटी इन द सेंस कह सकते हो कि जैसे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट वो ठाकुर भानु प्रताप वाली जो मूवी नहीं है जिसमें आप देखते हो कि भानु प्रताप जाते हैं वो अपनी बहू से मिलने के लिए वो कलेक्ट्रेट के ऑफिस में, और खेतों में पानी की बात करते हैं टैंक कमेटी की, कि सिंचाई विभाग में जाके बात करते हैं कि नमी आ गई है, खेतों में पानी की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली वही वाली बात है, टैंक कमेटी जो देख रेख के करती थी खेतों में कितनी पानी की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों होता क्या था कि जो कमेटी मेंबर्स होते थे और जो वार्ड मेंबर होते थे वो विलेज टू विलेज वैरी करते थे। विलेज टू विलेज इन द सेंस जैसे कि कोई विलेज छोटा है तो वहाँ कम मेंबर्स की जरूरत है, कोई विलेज बड़ा है तो वहां ज्यादा वार्ड मेंबर आ जाएंगे, ज्यादा कमेटी की मेंबर है। मतलब ये था कि एक एफिशिएंट कह सकते हो कि हुआ करते था, कार्यकाल हुआ करता था। एफिशिएंट कार्यकाल मतलब पूरा कंट्रोल हुआ करता था, जितना ठीक से ठीक कर सकते थे वो होता था। और मैंने आपको पहले उत्तरीमुर इंस्क्रिप्शन की एनसीईआरटी से फोटो हुई आपको दिखाया ना, तो यही मेरे नोट्स में भी देखिए लिखा है कि जो चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया होती थी तो उसमें क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन होता था। मतलब 1 बाय क्वालिफिकेशंस की अगर बात करेंगे तो 1/4 वैल्यू ऑफ द लैंड ओनर। वैल्यू बेसिकली क्या था, वो लैंड की यूनिट थी कि मतलब आपका जो है 1/4 जो है लैंड के ओनर होने चाहिए, आपका खुद का घर होना चाहिए, और 30 साल के अब देखिए दोस्तों इसमें 30 लिखा है, एनसीईआरटी में 35 लिखा है, पर आप दोस्तों एनसीईआरटी को ही मानिएगा कि 35 साल के अब और 70 के नीचे, और वेदा की जानकारी होनी चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन में हैड ए कमिटेड सिंस, मतलब कोई कभी पाप न किया हो, और स्टोलन प्रॉपर्टी जैसे कभी किसी का हक न मारा हो या चोरी चकारी न की हो, जैसे कि किसी का गांव में नहीं होता है कि मारपीट करके खेत हथिया ले, वो काम कभी न किया। और सबसे बड़ी चीज आप देखोगे कि वो मेंबर ऑफ अदर कमिटीज फॉर पास्ट 3 ईयर, जैसे कि वो 3 साल से अगर किसी कमेटी का मेंबर रह चुका है तो फिर वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है, आप ये चीज देखोगे। उसके बाद आप देखोगे कि फेल टू सबमिट अकाउंट एज कमेटी मेंबर। कमेटी मेंबर इन द सेंस जैसे कि कह सकते हो कि आपने अपनी मतलब प्रॉपर्टी का ब्यौरा नहीं अगर दिया हो, जैसे कि नहीं है कि आपकी इनकम के हिसाब से अगर आपकी आय से अधिक अगर संपत्ति, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने करप्शन में लुप्त हो। तो यही चीज़ था कि जिसको आज के समय में इलेक्शन में होता नहीं है कि डीए आप भरते, मतलब नेता अभिनेता डीए भरते हैं इलेक्शन लड़ने से पहले अपनी ज़मीन जायदाद का और उनके ऊपर कितने सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं तो वो जानकारी देते हैं। तो आपको ये उस टाइम से ही दिखता मिलेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान देखिएगा। और दोस्तों इनके टाइम में एक चीज़ और था कि जैसे लैंड का जो पोजीशन था, लैंड का पोजीशन इन द सेंस जैसे कि कह सकते हो कि लैंड का जो ट्रांसफर था, जैसे लैंड का ऑक्शन था, लैंड ऑक्शन इन द सेंस मतलब सेल के अकॉर्डिंग की अगर बात करोगे तो जैसे कि मान लीजिए एक ज़मीन है, एक ज़मीन इन द सेंस ये मानिए ज़मीन का टुकड़ा है, ये ए है ये बी है। अब ये चाहता है कि मैं भी ज़मीन ले लूँ, अब ए चाहता है मैं भी ले लूँ, अब बी चाहता है मैं भी ले लूँ। अब एक ज़मीन के टुकड़े के लिए दोनों लोग लड़ाई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अब बेसिकली ये जो कमेटी मेंबर्स होते थे यही डिसाइड करते थे कि अब ये लैंड का पोजीशन किसके पास जाएगा। तो आप देखेंगे कि कमेटी मेंबर्स का किस हद तक दबदबा होता था कि मतलब लैंड के ओनरशिप के साथ साथ कई सारी चीज़ों में ये कंट्रोलिंग थे।
कंट्रोलिंग इन द सेंस कैसे कह सकते हो कि लोकल चीज़ें, जैसे कि अभी आपको बताऊं तो छोटे छोटे चीज़ें, टैक्स कलेक्शन, जैसे कि इरिगेशन का टैक्स, मैंने आपको बताया टैंक कमेटी एक रिवरिया थी, तो इसी टाइप का था। तो उसी टाइप में ये जो कनी पोजीशन, मतलब लैंड का जो पोजीशन था, ये कमेटी का ही काम होता था कि किसको हमको लैंड देना है आगे, तो वो यही डिसाइड करती थी। अब इसके बाद आप देखोगे इनके इकोनॉमिक कंडीशंस की, दोस्तों ये इकोनॉमिक कंडीशंस में आप देखोगे कि बेसिकली इनके टाइम में क्या था कि लैंड ग्रांट्स टेम्पल्स को दिए गए थे, और इनके टाइम में एग्रीकल्चर का काफ़ी ज़्यादा, एग्रीकल्चर इकोनॉमी का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था। एग्रीकल्चर इकोनॉमी का एक्सपेंशन क्यों हुआ? तो दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि इनके जो था विलेज असेंबली में एक रिवरिया होती थी, टैंक कमेटी हुआ करती थी। वो टैंक कमेटी का काम था कि वो बेसिकली देख रहती थी कि कितना खेतों में पानी की हमको ज़रूरत है। अब आप देखोगे दोस्तों कि अब ये जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइप्स ऑफ लैंड। ये टाइप्स ऑफ लैंड जो है बेसिकली ये मेरा दोस्तों एनसीईआरटी का बनाया हुआ नोट्स है। मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट मत करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ना, ये मैच द फॉलोइंग्स में बनते हैं। तो यूपीपीसीएस और यूपीएससी में तो ऐसे क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं, मतलब समझ लीजिए दयाबेन का गरबा करा ही देते हैं ये, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि टाइप्स ऑफ लैंड में अब आप ये देखिएगा कि ये जो जितने भी लैंड यहाँ पे दिए हुए हैं, रुकिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। वेलिंगवगी, ब्रह्मदेवा, शालभोगा एंड देवदंदा, एंड एक नया कंसेप्ट आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा है परिचदनम। आप देख रहे हो कि लैंड डोनेटेड टू द जैन इंस्टीट्यूशंस। अब आप देखोगे कि चोला अंपायर के टाइम में एक लेबरिज्म इन द सेंस की रिलीजियस टॉलरेंस, इन्होंने जैन को भी डोनेट किया, जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी लैंड डोनेट किए थे। तो इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो चीज लिखी हुई है पलीचंदम, सॉरी दोस्तों माफी चाहता हूं अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा हो मेरा, तो पलीचंदम जो है ये लैंड डोनेट किए गए थे जैन इंस्टीट्यूशंस को लेके। तो इस चीज का आप ध्यान देखिएगा। बाकी जो है वेलिंगवगी, ये नॉन ब्राह्मण जो पीजेंट्स प्रोप्राइटर हुआ करते थे उनको लैंड दिया गया था। ब्रह्मदेवा मैं आपको पहले भी बताया जो ब्राह्मण्स को दिया गया था। अब आप देखोगे कि शालभोगा, मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, शालभोगा मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, मतलब इन द सेंस कह सकते हो कि जो स्कूल मतलब आप स्कूल इन द सेंस मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं कि जैसे कि ये बिल्डिंग है दोस्तों, इस बिल्डिंग में मान लीजिए अगर कोई स्कूल चल रहा हो तो इसके अगल बगल के आजू बाजू के इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए भी कुछ ज़मीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने ये भी किया था, मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल के लिए जो लैंड दिए थे वो जो था वो शलभोगा कहलाता था, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लिखा है देवदंदा और इसके पहले लिखा है तिरुनम मटकुनी। ये दोस्तों ये जो दो नाम है ना, ये अब मुझे याद तो नहीं आ रहा है, ये शायद 2014 या 2015 के यूपीपीसीएस में ये आए थे टर्म। मैं इसको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूं दोस्तों, और उस पर स्टार भी बना दे रहा हूं, एक नहीं दो नहीं तीन स्टार बना दे रहा हूं। इस चीज का आप ध्यान देखिएगा। ये जो टर्म है टीरू न मटुकनी और देवदना गिफ्टेड टू द टेम्पल्स, ये जो लैंड्स थे ये टेम्पल्स के थे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आप ध्यान देखिएगा। अब इसके बाद का जो हमारा दोस्तों वीडियो आएगा ये इसके सिग्निफिकेंस के बारे में आएगा। सिग्निफिकेंस इन द सेंस कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस के बाद, जैसे कह सकते हो कि इनके समय में क्या था, चोला अंपायर में कांचीपुरम साड़ी का जो था कुछ ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा था। तो यही सारी चीज़ें हैं, देखेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा ये बनाया हुआ वीडियो आपको पसंद आया हो या मेरी कई बातें आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और आगे हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।